Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, student. Welcome to another session of General Science, Grade 6. First of all, take out your rough notebook, General Science book, pencil, and note down your homework. Learn the MCQs and definition of the unicellular and multicellular organisms. Homework note कर ली. Learn the MCQs and definition of unicellular and multicellular organism. अपने साथ स्टिकी नोट्स भी रखने ताकि आप उस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है नोट कर सकें. क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर की तरफ आ जाए. फर्स्ट वन है वैक्यूल कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ. इस तरह से हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में हमारे पास जो है सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसको हम परमानेंट वैक्यूल कहते हैं. इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन मौजूद होता है वो किस चीज का सोल्यूशन है. ऑप्शन 1 इज साल्ट एंड वाटर. ऑप्शन 2 इज साल्ट एंड शुगर, शुगर एंड वाटर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, साल्ट एंड शुगर. सेकंड ब्लैंक है द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है. प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. तो ये किस चीज से बना हुआ होता है. सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च. करेक्ट ऑप्शन है सेलुलोज. ब्लैंक नंबर 3 है डैश आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सा है. ब्रेन, स्टमक एंड लिवर. तो ब्रेन हमारे पास जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि ब्रेन इज द आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी. 4 नंबर ब्लैंक है the dash control what goes into and out of the cell. Nucleus, cytoplasm, cell membrane. कौन सी चीज जो है ये कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर कौन सी चीज एंटर हो रही है और कौन सी चीज जो है वो बाहर जा रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल है. तो वो हमारे पास है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन. द करेक्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन. ब्लैंक नंबर 5 है The dash system removes waste chemical from the body. इंसान के जिस्म में जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं और यही ऑर्गन्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये फिर सिस्टम्स बनाते हैं. मुख्तलिफ सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. बहुत सारे सिस्टम ऐसे ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं. तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी से वेस्ट केमिकल्स को जो है रिमूव करता है. तो ये ऑलरेडी आप लोग ग्रेड 4 में या 5 में पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन. ये एक ऐसा सिस्टम है जो वेस्ट केमिकल को बॉडी से रिमूव करता है. 6th वन है द डैश मेक्स प्रोटीन्स इन द सेल. सेल के अंदर प्रोटीन कौन सी चीज बनाता है. न्यूक्लियस बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है या वैक्यूल बनाता है. तो राइबोसोम्स हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाता है. सेल को जितनी मिकदार में प्रोटीन की जरूरत होती है तो यहाँ से प्रोटीन पूरे जिस्म में जो है सप्लाई होते हैं. राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाता है. 7 नंबर ब्लैंक है दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड. वो वाले जानदार जो एक सेल से बने हुए हैं उनको हम कौन से जानदार कहते हैं. मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर या नन ऑफ दीज. इसमें से कोई भी नहीं है. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मींस वन एंड सेलुलर मींस सेल. तो वन सेल, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यूनिसेलुलर. 8 नंबर ब्लैंक है सेल एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन लार्जर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड. कि सेल और टिश्यूज, सेल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. यही टिश्यूज फर्दर जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक लार्जर बॉडी पार्ट बनाते हैं. उस लार्जर बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लड, बोन, ऑर्गन्स. तो उस लार्जर बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं. द डैश सिस्टम सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट सर्टेन डेलिकेट ऑर्गन्स. कि इंसानी जिस्म में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो बहुत ज्यादा नाजुक आज़ा जो है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत भी करता है और
बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल और डाइजेस्टिव। तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसका फंक्शन है टू सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा क्योंकि यही सपोर्ट करता है बॉडी को भी और प्रोटेक्ट करता है सर्टेन डेलिकेट ऑर्गन्स को भी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। द डैश प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल। कौन सी चीज सेल के लिए एनर्जी बनाती है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल जो सेल के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बुक पेज नंबर 4 ओपन कर ले। स्पेशलिस्ट एनिमल सेल, जिस तरह से हमने इससे पहले पढ़ा था स्पेशलिस्ट प्लांट सेल, उसमें हमने पढ़े थे, बुक में 2 डिस्कस हुए थे, पैलेसिड सेल एंड रूट हेयर सेल। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी कुछ स्पेशल सेल हैं और उनके स्पेशल फंक्शन हैं। Some animal cells are adapted to carry out complicated tasks within the animal body. इंसानी जिस्म में कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा पेचीदा काम जो है वो सरअंजाम करते हैं। टाइप ऑफ द सेल, स्पेशल जॉब और फंक्शन एंड एडेप्टेशन, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, शेप किस तरह से होता है, ये सारा जो है इस स्पेशलिस्ट एनिमल सेल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है इसका फंक्शन क्या है, कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन ब्लड। जिस्म के अंदर जितना भी ब्लड सप्लाई होता है उसमें ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड के साथ साथ इसको सप्लाई करता है। नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। बाइकनकेव, बाइकनकेव का मतलब है कि बोथ साइड्स पर ये क्या होता है, कर्व इसमें मौजूद होता है। कर्व मींस अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। Biconcave shape gives the largest surface area for absorbing oxygen, और यही बाइकनकेव शेप इसको हेल्प करती है कि ऑक्सीजन को जज़ब करने के लिए इसको ज्यादा जगह प्रोवाइड कर सके। सरफेस एरिया का मतलब है कि इसको ज्यादा जगह प्रोवाइड कर सके। कंटेन हेमोग्लोबिन विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है जो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। ये रेड ब्लड सेल जो हैं ये स्क्वीज हो जाते हैं। स्क्वीज मीन सुकड़ सकते हैं, और ये टीनी मीन्स बहुत ज्यादा पतली पतली कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, खून की नालियां, उनसे आसानी से ये गुजर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ये जो आपको दबा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है इसके बोथ साइड्स पर ये इसी तरह से होता है, और ये इस बाइकनकेव शेप की वजह से जो है ऑक्सीजन को ज्यादा जगह प्रोवाइड करता है कि वो ज्यादा जगह में जो है स्टोर हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में ये क्या करता है, सप्लाई करता है। नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, बिकॉज इट नीड लार्जर एरिया फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, तो इसी वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब ये फॉर्म होता है तो इस टाइम उसमें जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ट्रांसफर होता है इसमें, तो फिर ये न्यूक्लियस जो है ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाता है। अगर इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता देन it must not be so supportive to carry oxygen। if no नहीं है, if nucleus was present, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो ये फिर इतनी ऑक्सीजन को जो है सप्लाई ना कर पाता जितनी ऑलरेडी ये जिस्म के अंदर सप्लाई करवाता है। हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन जो है रेड कलर सब्सटेंस इन द ब्लड कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू सप्लाई अराउंड बॉडी। ये जो ब्लड का रेड कलर हमें नजर आता है, ये रेड कलर हमें हेमोग्लोबिन की वजह से नजर आता है, और ये ब्लड में शामिल हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर पूरे जिस्म के अंदर ये आराम से सप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट वन इसके साथ है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हैं यूजुअली ये ब्रेन एरिया में और बैक जो होता है उसमें मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। इंसान के जिस्म में जितने भी मैसेजेस सप्लाई होते हैं
वो सारे के सारे नर्व सेल्स की मदद से सप्लाई होते हैं। नर्व सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा ये आप लोगों को इसकी सेल बॉडी दिखाई गई है। डेंट्रीज मींस इसकी ब्रांचेस हैं। जॉइंट्स अ मसल, ये मसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। नर्व सेल्स जो है पूरे जिस्म के अंदर जितने भी मैसेजेस सप्लाई होते हैं ब्रेन के से या ब्रेन से जिस्म की तरफ सप्लाई होते हैं या जिस्म से ब्रेन की तरफ सप्लाई होते हैं, सारे का सारा कंट्रोल जो है वो नर्व सेल के हाथ में होता है। वेरी लॉन्ग एंड थिन, बहुत ज्यादा लंबा होता है और पतला होता है। अप टू 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक ये लंबा होता है। कनेक्शन एट बोथ एंड, और ये दोनों साइड से जिस्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जिस्म के अंदर सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस इंफॉर्मेशन कन्वेड इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, कि जिस तरह से आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं थ्रू मोबाइल फोन, तो सिग्नल्स के जरिए से हमारी बात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो इसी तरह से ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये सिग्नल्स जो हैं नर्व सेल्स के जरिए से ट्रांसफर होते हैं, या नर्व सेल्स के जरिए से ही ये बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ सप्लाई होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल जो हैं ये टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ज्यादातर मौजूद होते हैं नोज एरिया में, और वेंट पाइप जो सांस की नली होती है वहां पर ये मौजूद होती है। ये क्या करते हैं कि ये डस्ट जो होता है उसको स्वीप आउट करते हैं, और माइक्रोब्स मींस डिफरेंट बैक्टीरिया जिसको हम जरसूमे कहते हैं, जितने भी इसके रास्ते में आते हैं ये इसको क्या कर देता है, इसको स्वीप आउट कर देता है। स्वीप मींस इसको साफ कर देता है। टाइनी हेयर कार्ड सीलिया, इसके ये जो छोटे छोटे बाल आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, सीलिया मेक स्वीपिंग मूवमेंट्स, बिल्कुल ये झाड़ू की तरह जो है मूवमेंट करते हैं। इसके ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल अलोंग द अपर सरफेस स्वीप डस्ट, ये डस्ट जो होता है जितना गर्द गुबार हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए से हमारे जिस्म के अंदर जो है डस्ट सप्लाई होने से पहले पहले नोज एरिया में ये हमारे पास मौजूद होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। तो ये डस्ट को वहां पर क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, स्वीप आउट कर देते हैं। एंड माइक्रोब्स और जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो कुछ यहाँ पर साफ हो जाते हैं, कुछ जब रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल साफ शफाफ होके ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। Dust and microbes along in the airways such as the lining of the nose and windpipe. Lining of the nose and windpipe का मतलब है कि जो सांस की नली होती है वहां पर उस रास्ते में, और जो नोज का एरिया होता है उसके रास्ते में ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। सो कीपिंग देम क्लीन, और ये क्या करता है कि इनकी स्वीपिंग करता है टाइम टू टाइम, तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, बिल्कुल साफ रहते हैं। Ciliated cell in the oviduct move एक सेल along from the ovaries to uterus. Ciliated सेल जो है ये ओविडक्ट में भी मौजूद होते हैं। ओविडक्ट जो है एक ट्यूब है that allow for the passage of eggs from an ovary to the uterus. सिलिएटेड एपिथेलियल सेल जो है ओविडक्ट में मौजूद होते हैं। ओविडक्ट जो है एक ट्यूब होता है जहां से जो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है, जो एग्स होते हैं वहां से ये क्या होते हैं, उनका पैसेज होता है। पहले ये ओवरी तक ट्रांसफर होते हैं, ओवरी के बाद ये यूट्रस तक ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ पर भी ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका फंक्शन जो है वो स्वीपिंग का नहीं होता। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये एक सेल को ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द ओवरी एंड यूट्रस। ओवरीज जो है ये बेजादानी को कहते हैं, जहां पर हमारे पास एग्स ट्रांसफर होकर स्टोर होते हैं, फिर ये यूट्रस तक पहुंचते हैं। तो यूट्रस जिसको हम बच्चादानी कहते हैं, वहां पर हमारे पास फिर फर्दर एग की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर के डिफिनेशन को देख लें। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म an organism made up of 2 or more cell. Multicellular organism वो वाले जानदार, multi means many, cellular means cell, organisms mean जानदार। ऐसे जानदार जो 2 या 2 से ज्यादा सेल्स से बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इंफॉर्मेशन इनके बारे में ये है
कि these organisms are able to seen with the naked eye. साइज में बड़े होते हैं तो इन जानदारों को हम आसानी से naked eye means के आम नजर से हम इसको आसानी से देख सकते हैं. These organisms need all parts of itself to survive. और ऐसे जानदार जो होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी हो गई, प्लांट्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स, कैट, डॉग, काउ, ये सारे के सारे जानदार जो हैं इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं इनको सरवाइव करने के लिए, सरवाइव मींस जिंदा रहने के लिए, इनको अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को यूज करता है. जैसे ब्रेन को हम यूज करते हैं फॉर थिंकिंग पर्पस, हाथों से हम चीजों को उठाते हैं, लिखते हैं, फुट आर फॉर मूवमेंट, जो पाँव है उसकी मदद से हम चलते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे जिस्म में है, आईज हो गए, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए, हार्ट हो गया, लिवर हो गए, उनके अपने अपने फंक्शंस है. तो इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इनको सरवाइव करने के लिए उन तमाम बॉडी पार्ट्स को यूज करना पड़ता है. अगर कोई भी एक पार्ट जो है वो अपना फंक्शन छोड़ देता है तो इंसानी जो बॉडी जो होती है उसमें क्या आ जाता है, इसमें डिफेक्ट आ जाता है, फिर वो अपने फंक्शन जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते. एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी. ह्यूमन बॉडी, इंसान जो है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसी वजह से हम इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. बर्ड्स जो है वो भी उनका स्केलेटल होता है, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो इसी वजह से वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं. कैट्स हो गए, कैट्स जो है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं क्योंकि डिफरेंट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम उनके अंदर मौजूद होता है, लिवर मौजूद होता है, हार्ट मौजूद होता है. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये यूटिलाइज करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ. फ्लावर्स जो है, प्लांट्स में हम कहते हैं कि फ्लावर हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है. रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास ओवरी मौजूद होती हैं, सेपल्स मौजूद होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है. तो ये सारे के सारे जो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स से बने हुए हैं. डॉग्स जो हैं वो भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं क्योंकि इनमें भी लाइक ह्यूमन बॉडी डिफरेंट सिस्टम्स और डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं फॉर कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ देयर लाइफ. मोल्ड जो है, मोल्ड हमारे पास क्या है, मोल्ड इज अ फंगस. फंगस तो आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से आप लोग डबल रोटी वगैरह को रख देते हैं उसके ऊपर वो ग्रीन सी लेयर जो आ जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको फंगस कहते हैं. तो वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है. तो इसको इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तादाद अपनी बढ़ाता है, तो ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आता है. इसी तरह से इंसेक्ट्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, तो ये भी मल्टी सेलुलर्स में ही आते हैं. ट्रीज मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स जिस तरह से हम कहते हैं कि सेल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल हैं, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लांट आर आल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये मोल्ड जो फंगस है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑरेंज को जब आप लोग इस तरह से बाहर रख देते हैं तो 2-3 दिन बाद ऑरेंज जो है वो बिल्कुल ब्लू या ग्रीन कलर का उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है. दैट लेयर इज नॉन एज मोल्ड. उस लेयर को क्या कहते हैं, उसको मोल्ड कहते हैं. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल. तो ऐसे जानदार जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज्यादातर वाटर में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, एंड मॉइस्ट एरिया. मॉइस्ट एरिया मींस कि वो वाला एरिया जहां पर नमी मौजूद होती है, तो ऐसे एरिया पर ये हमारे पास मौजूद होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं ये स्मॉल इन साइज होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. फॉर सीइंग वी यूज माइक्रोस्कोप. इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स
मैनी। जिस तरह से आप लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 4 आ जाता है, तो ये हमारे पास तादाद में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ये ज्यादातर जमीन पे पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डिफिनेशन आप लोगों ने इससे पहले वाली स्लाइड में देख ली है कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स, कि वो वाले जानदार जो 2 या 2 से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। Microbes and some very simple plants and animals including amoeba and chlorella। क्लोरेला जो है ये हमारे पास प्लांट है जो सिंगल सेल प्लांट है और ये मौजूद होता है ज्यादातर मॉइस्ट एरिया में, जो एरिया जहां पर नमी बहुत ज्यादा होती है, जो ग्रीनरी सी बिल्कुल एक जगह पर छा जाती है। तो इस प्लांट का ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बुक पेज नंबर 5 पर दिखाया गया है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप लोगों को दिखाया गया है। माइक्रोब्स जरसूमे जो होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल होते हैं और सिंगल सेल जितने भी होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि वो हमारे पास साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, इंक्लूडिंग अमीबा एंड क्लोरेला। अमीबा जो है वो एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, और क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर प्लांट्स में आता है। दे आर सेड टू बी यूनिसेलुलर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मोस्ट लिविंग थिंग हाउएवर आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सेल ऑल ग्रुप टुगेदर। ज्यादातर जानदार जो हैं वो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स से बने होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्स जो हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक ग्रुप की सूरत में आ जाते हैं, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, उनको फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म जो है वो बिलियन ऑफ सेल की कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। मोस्ट ऑफ विच आर वेरी स्मॉल, इसमें से बहुत ज्यादा सेल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, एंड कैन बी सीन ओनली विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप, और इनको देखने के लिए हम पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। रेड ब्लड सेल, जिससे पहले हमने पढ़ लिया था कि रेड ब्लड सेल का जो आप लोगों को स्क्रीन पर स्लाइड नजर आया था, उसकी फिगर आप लोग देख रहे थे कि ये बाइकनकेव होता है, तो ये जो आप लोगों को अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आ रहा था, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप लोगों को दिखाया गया था। रेड ब्लड सेल फॉर इंस्टेंस मीन, मिसाल के तौर पर, इज ओनली 0.07 मिलीमीटर, mm मीन्स मिलीमीटर अक्रॉस, और इतना छोटा होता है, 0.007 मिलीमीटर होता है, इतना छोटा होता है ये। द egg cell or ova which is the beginning of the human baby, egg cell या ओवा जिसको हम कहते हैं, जिससे इंसान की पैदाइश जो है वो स्टार्ट होती है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, और वो इंसानी जिस्म में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इट मेजर्स 0.2 mm अक्रॉस, और इसकी मेजरमेंट जो है वो 0.2 mm होती है, which is about the size of one full stop in this page। 0.2 mm इसकी साइज है, और ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल है, बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन बेबी। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि इसकी साइज जो है वो इतनी है जितनी इस बुक पेज पर आप लोगों को एक फुल स्टॉप नजर आ रहा होगा। तो पेज पर तो फुल स्टॉप हम आसानी से क्लियरली देख सकते हैं, तो ये इसकी साइज इतनी होती है। ब्रेन सेल आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। ब्रेन सेल जो है वो इंसानी जिस्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इससे पहले ब्लैंक्स में हमने पढ़ लिया कि इंसानी जिस्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल जो इंसानी बॉडी में मौजूद है दैट इज द ब्रेन सेल, और इसका साइज कितना है, दे मेजर ओनली 0.005 mm across and 40 of them would fit across the dot on the top of this letter I, कि इसकी साइज जो है वो 0.005 mm है, और 40 सेल जो हैं इंसानी जिस्म में आप लोगों को बताए गए हैं कि वो इस तरह से हैं, जिस तरह से आई के ऊपर आप लोग डॉट लगा ले तो उनकी साइज जो है वो इतनी होती है। तो बहुत ज्यादा सेल ऐसे हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हमें फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है।
होमवर्क आप लोग एक दफा फिर नोट कर लें, एमसीक्यूज एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. Unicellular organism are those organisms which consist of only one cell are called unicellular organism. For example, amoeba and chlorella plant जो आप लोगों को दिखा दिया गया है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न करनी है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की. We will continue to the next lecture. Thank you so much. Stay blessed and Allah Hafiz.